विजन क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे जो जहाँ से कल हम लोग छोड़े थे वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। तो जितने बच्चे हैं देख रहे हैं सबको इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर लें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है कल जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जो अभी 6 बजे का टाइम होता है वो फिजिक्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स चैप्टर चल रहा था उसका फिजिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ देखिए कि आपका जो शायद यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, है ना, कि गोलीय दर्पण क्या है। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह प्रायः क्या होता है, कांच का बना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण से आगे बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण भी हम लोग देख लिए थे। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो गोलीय दर्पण जो आपका है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और कैसा होता है। ठीक है, गुड इवनिंग माय स्टडी। ठीक है, अब यहाँ देखिए अवतल दर्पण क्या है उसको देखिएगा। अवतल दर्पण कैसा बना, जो कैसे बनता है दर्पण उसको बारे में देखेंगे। अभी आप लोग जान रहे थे या तो कल देखे थे कि गोलीय दर्पण क्या है। अब देखिए गोलीय दर्पण का भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जो देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण में आपका होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण क्या है जो देखिएगा। अवतल दर्पण में है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो दबा हुआ हो। मतलब कि दबा होता है, दबा का मतलब क्या कि धंसा हो। ठीक है, धंसा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह अगर धंसा हो तो अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, तो दर्पण है जिसका क्या हो तो परावर्तक सतह क्या है तो धंसा हुआ है, धंसा रहेगा। ये वाला जो भाग है, अगर जो प्रकाश का जो परावर्तन करने वाला भाग है अगर धंसा हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण को भी हम लोग देखेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह देखिए आपका आ गया उत्तल दर्पण क्या है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण क्या है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, है ना, उठा हुआ हो या तो उभरा हुआ हो, या तो और कह सकते हैं इसको कि जो ऊपर वाला भाग है या तो उसके जो अंदर वाला भाग है वो क्या हो, पेंट किया हो। ये जो आपका अंदर वाला भाग क्या हो तो पेंट किया हो या तो कलई किया हो, पॉलिश किया हो, उसे क्या कहेंगे, आपका उत्तल दर्पण कहेंगे। याद रखिएगा उत्तल दर्पण का क्या होता है, जो परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ होता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, एक आपका सतह है परावर्तक सतह जिसका क्या है तो अंदर का भाग पेंट किया गया है और उभरा हुआ जो भाग है यह परावर्तक सतह, यानी कि प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और यह परावर्तन करके मोड़ देती है। ठीक है, लौटा देती है। तो ये आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बात जो है यहाँ पर कि आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि जो आपका क्या होता है उभरा हुआ भाग क्या हो, जो आपका पेंट किया हुआ रहता है उसे आपका अवतल दर्पण कहते हैं और जो धंसा हुआ भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय सर, बहुत बढ़िया, कुमार गौरव। तो यहाँ देखिए आपका 9th का भी फिजिक्स चलेगा लेकिन अभी आपका 10th का चल रहा है। यहाँ पर देखिए आप आगे बढ़ते हैं कि आपका उत्तल दर्पण समझ में आ गई होगी कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण समझ में आई कि जो जिसका परावर्तक सतह का हो उभरा हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे कहते हैं आपको अवतल दर्पण। बात समझ में आई। आप लोग चैनल को शेयर करते जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाली जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन है परावलिक दर्पण क्या है। जी हाँ, कल आप लोगों को बात किया गया था कि एक परावलिक दर्पण होता है। तो परावलिक दर्पण कैसा होता है जिसके बारे में देखिएगा। तो ये होता है एक आप लोग समतल दर्पण देखे, गोलीय दर्पण देखे और यहाँ पर आपका है दर्पण परावलिक। तो ये परावलिक दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जो पूर्णतः क्या हो, गोल ना हो। यानी कि वह जो आप लोग जैसे आप लोग देख रहे थे गोलीय दर्पण में क्या था कि खोखले गोले का एक भाग था, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो परावलिक दर्पण होता है वह क्या होता है पूर्णतः गोल नहीं
नहीं होता, यानी कि आपका क्या होता है वो हल्का वक्र टाइप का होता है, जैसा कि यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। ये आपका क्या है तो पूर्णतः गोल नहीं है। अगर इसको गोल किया जाए तो ऐसा अंडाकार जैसा हो जाता है ना, तो ये आपका क्या होता है तो पूर्णतः गोल ना हो उसे क्या कहते हैं, परावलिक दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये फिगर है आपका परावलिक दर्पण का, जो पूर्णतः गोल नहीं है और इसमें से जो प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। देखिए इसमें बहुत सारे किरण प्रकाश की आ रही है, लेकिन जहाँ जिस सतह पर भी टकरा रही है ना, वो टकरा करके एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है, उसे क्या कहते हैं, परावलिक दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस होने वाली है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, गोलीय दर्पण जो होता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं गोलीय दर्पण से आते हैं। यहाँ अगर बात समझ में आ गई तो समझिए कि आपका क्या है तो लगभग आपको बहुत सारे बातें समझ में आएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात होने वाली है। ये जो आपका फिगर है इसको समझिएगा बढ़िया से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो यहाँ देखिए एक तो गोलीय दर्पण लेंगे, तो गोलीय दर्पण में आप जानते हैं कि दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में अभी जो आपको दिख रहा होगा वह कौन सा दर्पण है, अगर जानते हैं तो आप लोग अपने कमेंट में आंसर करेंगे कि यह कौन सा दर्पण है। तो यह जो दर्पण है वह है आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या है तो यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण लिए हैं, उसमें क्या किए हैं तो एक आपका यहाँ पर पॉइंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं तो P से सूचित कर रहे हैं, जिसका नाम होता है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये ध्रुव है, इसको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में इसको पोल कहा जाता है, POLE पोल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है तो वक्रता केंद्र है, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ देखिए आपका क्या है फोकस है ना। ये फोकस का निर्माण कब होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ देखिए फोकस जो है यहाँ पर F लिखा गया है। ये आपका क्या है तो देखिए एक आती हुई प्रकाश की किरण है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण है। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है तो मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है मुख्य अक्ष है। अब देखिए कि मुख्य अक्ष के जो समानांतर जो प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस का निर्माण होता है जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए बात होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि आपका वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष के और बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आपको जानते ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो बात करते हैं, चलिए सभी चीज का क्लास चलेगी। ठीक है, कुमार गौरव जी, यहाँ देखिए आपका मुख्य अक्ष का नाम आप लोग देख रहे थे, प्रधान अक्ष कहते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो बिंदुओं के बारे में हम लोग देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्या है तो सबसे पहले आपका क्या होता है, एक दर्पण होता है, दर्पण का एक क्या होता है द्वारक होता है। द्वारक कहने का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर बहुत सारे क्या होता है घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो द्वारक होता है, द्वारक किसको कहते हैं तो द्वारक होता है कि दर्पण की जो सतह होता है ना, दर्पण उसकी दर्पण की सतह को क्या कहते हैं तो दर्पण की सतह की मोटाई को ही क्या कहते हैं दर्पण का द्वारक। जैसा कि यहाँ पर आप वो देखिए रंग के बना दिए हैं इतना, तो ये जो आपको इतना जो मोटा है उसी को क्या कहते हैं द्वारक कहा जाता है। ठीक है, दर्पण की मोटाई को ही क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं। जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा गया था कि दर्पण के जो व्यास होता है, दर्पण का जो व्यास होता है या दर्पण सतह के जो व्यास को क्या कहते हैं, तो दर्पण के सतह के व्यास को क्या कहते हैं तो द्वारक कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो आपका ये P है, बिंदु P, ये इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव कैसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है तो दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक ना, दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र क्या है तो देखिएगा जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। बात यहाँ देखिए आपको जो देखिएगा
इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, या जिस खोखले गोले का केंद्र होता है, जिस खोखले गोले के से जो दर्पण बनता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ देखिए आपको कहा है तो फोकस का निर्माण कब होता है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो सबसे पहले मुख्य अक्ष देख लेते हैं ना। तो यहाँ देखिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। बात समझ में आई? इसी को प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ देखिए आपको कहा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये वाला है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश के किरण ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर क्या होता है? फोकस का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ काट रहा है तो यहाँ फोकस, अगर यहाँ काटती तो यहाँ फोकस, अगर यहाँ काटती तो यहाँ फोकस। तो ये याद रखना है कि जब भी आपका जो प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर ही फोकस का निर्माण हो जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आप लोग फोकस देख लिए, वक्रता केंद्र देख लिए, ध्रुव देख लिए, ये दर्पण का द्वारक भी देख लिए कि दर्पण की मोटाई को द्वारक कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा बात कहते हैं कि एक होता है फोकस दूरी, ठीक ना। ये फोकस दूरी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है जिसके बारे में देखिएगा। तो यहाँ आपका ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होता है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। ये दूरी है, ये दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे एफ द्वारा, मतलब कि आपको स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। ये याद रखना है कि जो भी आपको दूरियां नापेंगे दर्पण में वह दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो यहाँ से बात याद रखना है कि यहाँ से आपका ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये बात को समझ में आनी चाहिए सभी लोगों को, फोकस दूरी। अब देखिए बात करते हैं आगे कि जो ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और जो वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो वक्रता की त्रिज्या होता है, गुड इवनिंग सर, चलिए एआर डिप स्टेटस। तो यहाँ देखिए आपका बात कहते हैं कि जो आपका ध्रुव है और ध्रुव और वक्रता केंद्र है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये याद रखना है, मतलब कि इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोग देख रहे थे कि इसको वक्रता केंद्र को कह रहे थे और सेंटर ऑफ आपका रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। तो ये बात याद रखना है। और बात कहते हैं आगे कि ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आई उसे क्या कहते हैं? ये आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के किरण परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका फोकस का निर्माण होता है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है और फोकस दूरी का स्मॉल एफ के द्वारा, वक्रता त्रिज्या को जो आपका आर के द्वारा सूचित किया जाता है। और आपका ध्रुव होता है इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात रह गई कि ये जो आपका दर्पण की जो मोटाई होता है इसे क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब यहाँ की बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो बात है कि आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो आपको मिलाने वाली रेखा होता है उसे ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात रही गई कि कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव ये सभी जो आपका बिंदु को मिलाने वाली रेखा होता है उसे क्या कहते हैं? ये जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बात कहने की है कि ये आपका फोकस बाद में निर्माण होती है, पहले आपका रहता है एक वक्रता केंद्र रहता है, एक आपका ध्रुव रहता है। ये आपका क्या होता है? ये दोनों की रेखा को मिलाते हैं, उसके बाद प्रकाश के किरण ये दर्पण से टकरा करके लौटती है और इस अक्ष पर जब भी जहाँ पर काटती है उस दर्पण को, उस जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु कटती है उस कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस
फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि इसका बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को अगर याद ना रहे तो आप लोग कलम कापी ले करके इसको लिख लीजिए, नहीं तो आपका मोबाइल है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको ध्रुव क्या है इसके बारे में बताया गया है कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, जैसा कि हम अभी मैं बतलाया। यहाँ देखो बुआ बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना हो उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सरदार मथुरा पटेल, गुड इवनिंग सर। आपको भी गुड इवनिंग सर। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है उसके बारे में देखिएगा कि आपका मुख्य अक्ष तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर आपका फोकस क्या है, फोकस दूरी के बारे में भी देख लेंगे। तो फोकस क्या है, तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है, F के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक ना। अब यहां देखिए आपका फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f के द्वारा सूचित किया जाता है। और एक बात रह गई, इसमें आपको पता होनी चाहिए वक्रता त्रिज्या। ठीक ना। तो आपका क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r के द्वारा सूचित किया जाता है। शैलेश कुमार, गुड इवनिंग, हाय सर। शिवांशका राज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है ही, तो देखिएगा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r के द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण का द्वारक क्या है, तो दर्पण का द्वारक मैं भी बतला दिया हूँ कि दर्पण के द्वारक क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। याद रखिएगा, दर्पण का जो चौड़ाई होता है, मोटाई होता है, वही आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। जी हाँ, हम लोग जानते हैं जनरली, बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसा जानते हैं बस कि हाँ सर ये यहाँ बन गलो सर, वहाँ बन गलो सर, कोची बन गलो तो प्रतिबिंब, लेकिन कैसे बन गलो पता ना हुआ। तो यहाँ देखा कैसे बना हुआ, जो इसका नियम होता है, कोई भी जो चीज़ होता है उसका एक नियम होता है करने का। तो हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा, आप लोग प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानिए, और यहाँ पर आप लोग समझ करके आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण से आप लोग क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसका नियम होता है, कैसे नियम होता है जो देखिएगा, जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब कम से कम दो परावर्तित किरण उस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार उन दोनों किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने की नियम कहलाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ यही है कि जब भी आपको प्रतिबिंब प्राप्त करनी हो किसी भी वस्तु का, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे, वहां से उस जो वस्तु से प्रकाश निकल करके दर्पण में टकराएगी, और दर्पण में टकराने के बाद जो आपका परावर्तित किरण प्राप्त होती है, वह परावर्तित किरण कितनी होनी चाहिए, कम से कम दो परावर्तित किरण होना चाहिए। और वो दो परावर्तित किरण जब आपको वहां पर कटेगी, यानी कि काटेगी, दोनों आपका परावर्तित किरण जब भी आपको काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, तब वह क्या कहलाएगा, वहां पर जब भी कटेगा या काटती हुई प्रतीत होगा तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक ना। और जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आप लोग जानते हैं कि कोई जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है, बराबर भी बन जाता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पर बात ये याद रखना है कि जब भी आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सबसे पहले ये नियम याद रखनी है कि कम से कम दो गो परावर्तित किरण होना आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो नियम है क्या है, और इसका तीन वो नियम है, तीन रूल है, कैसे है जो देखिएगा कि तीन रूल क्या है।
तो यहाँ देखिए पहला रूल क्या कहता है, जो देखिए पहला जो नियम है इसमें क्या है, फर्स्ट रूल कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो ये बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर जो बात है आप लोग शेयर करते जाइए। तो यहाँ देखिए आपका जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहने का मतलब जो भी आपका प्रकाश की किरण आती है, अगर आपका दर्पण अवतल हो और अवतल दर्पण में आपका कहो अवतल हो या तो उत्तल हो, ठीक ना। यहाँ पर बात की गई है अवतल दर्पण की, लेकिन उत्तल भी दर्पण रहेगा तब बात सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कह रहा है कि अगर दर्पण अवतल या उत्तल हो, गोलीय दर्पण ले लेते हैं, साफ साफ बात हो जाएगी। तो अगर गोलीय दर्पण में आपका कहो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब भी आएगी तो वह फोकस से होकर गुजरती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्य अक्ष था, अभी मैं बतलाया था। यहाँ देखिए आप लोग का क्या है, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के ये आपका क्या है, तो प्रकाश किरण है, ठीक ना। यहाँ देखिए आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका किरण का है, तो रूल क्या बोल रहा, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। तो यहाँ देखिए आपका ये इधर की तीर नहीं होगा, इधर से होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, तो ये आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण लिखा हुआ है, गलती है, ये आपका गलती है। तो यहाँ देखिए फिगर आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यह मैं इधर पार देता हूँ, बना देता हूँ। ये देखिए आपका क्या है, तो दर्पण है, यहाँ से आपका क्या होता है जो देखिएगा, यहाँ देखिए आपका जो ये आपका क्या है, तो आपका ध्रुव है, यहाँ पर आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक ना। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के जब भी आपका क्या होगा समांतर प्रकाश की किरण आएगी, तो समांतर आने के बाद जब भी ये परावर्तन होगा तो जिस अक्ष पर काटती है, तो ये क्या होता है, तो फोकस पर काटती है। आप लोग जानते ही हैं कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस कहते हैं। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका प्रकाश का जो किरण है वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां देखिए आपको बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी आपका प्रकाश किरण आएगी तो वह क्या होगा, तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। यह पहला नियम है जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त करने का। अब याद रहेगा ये बात कि आपका पहला रूल में क्या है, तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस से क्यों होकर के जाएगी, हम लोग पहले देख लिए, फोकस का निर्माण ही होता है मुख्य अक्ष पर। तो जब भी आपको क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहां भी काटेगा वह क्या कहलाएगा, फोकसिंग कहलाएगा। तो लॉजिक तो पिछले ही क्वेश्चन से लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रट रहे हैं ना, तो रटने की बात नहीं है। यहाँ से बस जहां पर भी आपका मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो वह फोकस से जाएगा, ठीक है। और जब भी फोकस से आएगा वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग वेट कर लेंगे और अगले रूल को देखेंगे, आपका अगला जो आपका नियम है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन आपका दूसरा नियम में आ गए हैं हम लोग। सेकंड आपका रूल है जो देखिएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ देखिए आपको बात कर रही है, ये फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग समझ भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी समझ सकते हैं। आप लोग सर देखिए यहाँ से तो आया आ गया किधर से, आप हमको बुड़वक का बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जब भी आपका जो आपका वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम से, मतलब उसी रास्ता से लौट जाती है। ये क्यों लौट जाती है, क्यों पता है? तो याद रखिएगा कि बात करते हैं रॉक भाई, फिजिक्स के बेस्ट टीचर। तो यहाँ देखिए आपको बात करते हैं कि आपका क्या है, ये वस्तु है और यहाँ से क्या होता है कि आप जब भी अगर वक्रता केंद्र से आप प्रकाश को गुजारिएगा तो क्या होगा पता है, जब भी आप लोग प्रकाश को गुजारिएगा ना तो ये वक्रता केंद्र से जब गुजरती है ना तो ये दर्पण पर लंबवत पड़ता है।
ठीक है। अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिखाया जाए तो अगर ये समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण से क्या होगा, अगर समतल दर्पण में कोई किरण को लंबवत डाला जाता है, यानी कि आपको 90 डिग्री का कोण बना करके प्रकाश आपतित होगी, तो इसका परावर्तन भी क्या होता है, वह 90 डिग्री का कोण बना करके ही चला जाता है सतह से। याद रखिएगा, ये नहीं कि आप कह दीजिए अगर 90 डिग्री का कोण बना करके आएगा और यह क्या होगा 90 डिग्री का कोण बना के लौट जाएगा अभिलंब के साथ, तो गलती हो जाएगा। यह सतह के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना करके परावर्तन कर जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी बात यही है कि वक्रता केंद्र है, वह वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश किरण गुजरेगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ता से लौट जाती है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वह अभिलंब का काम करता है, यानी कि दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना करके लौटती है। बात समझ में आ गई? अगर जब भी किसी सतह पर आपका क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है तो वह उसी माध्यम से लौट जाएगी। याद रखना है, ये सेकंड रूल था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड तो आप देख लिए कि वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी। अब देखिए आपका सेकंड रूल तो समझ में आ गई। अब चलिए थर्ड की ओर। तीसरी नियम क्या होता है जो देखिएगा। तीसरी नियम कहते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आपका क्या है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां देखिए आपको दिख रहा होगा फिगर कि आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या किए हैं, तो फोकस से डाले हैं ना, प्रकाश की किरण को लाए हैं, और परावर्तन के बाद क्या होता है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि ये पैरेलल हो जाता है ये आपस में। याद रखिएगा। तो ये बात हम लोग को अगर पिछले क्वेश्चन को रिमाइंड करेंगे, रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो आपका ये भी बन जाएगा। ठीक ना। इसका बस थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप चाहते हैं तो बता सकता हूं मैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि अगर आपका क्या होगा, प्रकाश किरण फोकस आएगा तो समांतर जाएगा, समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। बस याद हो गया। अब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष से आया, आपको जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो आपका फोकस से जाएगा, फोकस से आया समांतर होगा, वक्रता केंद्र से आया वक्रता केंद्र से जाएगा। बस ये अगर आप चाहेंगे तो 30 सेकंड का 15-10 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, तो ये 3 नियम याद हो जाएंगे। इतना सारे जो बात है इतना बनाई नहीं जा सकती है, अगर आप चाहेंगे तो तुरंत याद कर सकते हैं। ठीक ना। क्या कि अगर फोकस से प्रकाश किरण आई तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, अगर समांतर है तब फोकस से जाएगा, और वक्रता केंद्र से आएगा तो वक्रता केंद्र से जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि आपको अवतल दर्पण जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होगा, तो विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि छोटा, बड़ा, काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा, तो सीधा, ये सब का होता है तो अवतल दर्पण का गुण होता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण में क्या हुआ था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था वह बना था काल्पनिक, और क्या बना था, उल्टा नहीं सीधा बना था, और वह क्या बना था, तो वस्तु के बराबर बना था। लेकिन यह ऐसा एकदम आपका क्या है ना कि दर्पण है कि सभ्य काम ही कर लेता है, यानी कि वन मैन आर्मी है, मतलब कि ऑलराउंडर है, मतलब कि टोटल काम कर सकता है। तो ये जो आपका क्या है तो दर्पण है, इस टोटल काम ही कर लेता है, मतलब कि दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बना देता है। कहने का मतलब ये है कि छोटा भी बना देता है, बराबर भी बना देता है, और बड़ा भी बना देता है, या उल्टा भी बना देता है, सीधा भी बना देता है। तो ये जो आपका बाकी जो दर्पण का काम है ये अकेले कर लेता है। तो यहाँ देखिए आपका जो अवतल दर्पण है इसके बारे में देखिएगा। अवतल दर्पण वही है जो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न जो आपका प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, कब करेंगे, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। और देखिए कि यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका अवतल दर्पण पूछा गया है, और अवतल दर्पण है एकदम ऑलराउंडर दर्पण है, यानी कि दर्पण जो आपका है यह जो दर्पण है तीनों दर्पण का काम कर लेता है अकेले ही।
देखिए कि आपका बात है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। जी हाँ, पोजीशन पर निर्भर करता है किसका, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु रखा जाता है उसका। अगर वस्तु को क्या करें, दर्पण के अगर नजदीक रखेंगे तो वह प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अगर वस्तु को बहुत दूर बिक दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यहाँ करते हैं बात कि जो आपका अवतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब उसकी स्थिति पर जो निर्भर करता है, मतलब किसकी स्थिति पर, तो प्रतिबिंब नहीं वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु कहां पर रखी गई है। तो यहां देखिए आपको इसका निर्भर करता है दर्पण से भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखने से ही विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अभी मैं बतलाया जब वस्तु को क्या करते हैं, निम्नलिखित 6, यहां देखिए आपको निम्नलिखित 6 स्थान पर क्या करते हैं, वस्तु को रखा जाता है। अगर निम्नलिखित 6 स्थान पर वस्तु को रखेंगे तो उसका क्या होगा, 6 प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जनरली अगर चाहेंगे तो हम लोग 6 का 50, 100, 1000 अनंतों जगह पर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग निम्नलिखित मतलब कि एक पोजीशन यानी कि स्थान हम लोग डिनोट किए हैं, सूचित किए हैं। तो यहाँ देखिए आपको बात करते हैं, पहला स्थान क्या होता है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को। दूसरा की बात है कि फोकस पर रखेंगे। तीसरा जो आपका है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ देखिए आपका क्या है, तो फोकस और वक्रता केंद्र आप जो को याद है ना कि फोकस किसको कहते हैं, कहाँ पर था, और वक्रता केंद्र कहाँ है। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र है, फिर 5 नंबर में है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और 6 है आपका अनंत। तो आप लोग जानते हैं कि ये 6 जगह पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वह चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रतिबिंब को हम प्राप्त करवा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि आपका वस्तु जो रखा गया है वह कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। अब बतलाइए कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो आपको वस्तु को कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है, ठीक है। और अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, इस आपको फिगर से पता चल रहा होगा। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। देखिएगा अनंत पर इतना बड़ा क्या है, तो वस्तु है, तीर ऊपर की ओर है। यहाँ देखिए आप लोग को जनरली बातें पता होगी, अभी मैं बतलाया था कि जो रूल है वह रूल याद रखना चाहिए कि आपका कम से कम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 गो परावर्तित किरण होना अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक चीज है, अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए आपको जो 2 गो किरण का होना चाहिए, तो परावर्तित किरण होना चाहिए, और वो भी का होना चाहिए, कटना चाहिए। जब तक कटेगी नहीं जब तक प्रतिबिंब बनेगी नहीं। तो यहाँ देखिए आपका प्रतिबिंब है जो देखेंगे ये आपका क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है। और आपको पता होगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आती है कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, और टकराने के बाद देखिए यहाँ पर मिल रही है, ये भी टकराने के बाद यहाँ पर मिल रही है। तो जब भी आपको जहाँ पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, काटेगी काटती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर यानी कि आपको फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। जब भी आपका क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी, आप लोग रूल में पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई और यहाँ दर्पण से परावर्तन होकर के फोकस से गई। यहाँ से भी देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई और टकराने के बाद यह फोकस से गई। 2 गो किरण जब भी आपस में काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर क्या होता है, वही जो आपको जहां पर काटते हैं वहीं पर वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ देखिए आप लोग जनरली आप लोग जान सकते हैं कि ये जो कटा कहां पर है, तो फोकस पर। तो सो फाइनली आप लोग देख लिए कि आपका फोकस पर प्रतिबिंब बन गया है, और इसका जो प्रतिबिंब बना है वह छोटा बना है कि बड़ा बना है। तो आप लोग देखिए वस्तु इतना बड़ा है, ठीक ना,
अब वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो ये मात्र और मात्र बिंदु के समान बना है, ठीक ना। तो मतलब कि देखिए इसका बिंदु का मतलब क्या है, 100 गुना बड़ा होगा। तो इतना बड़ा वस्तु है और प्रतिबिंब बना है मात्र बिंदु के समान, तो ये क्या है, तो छोटा बना है ना। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यह छोटा प्रतिबिंब है। वो भी क्या है, बहुत छोटा है, एकदम बिंदु के समान है, तो इसे छोटा प्रतिबिंब कहेंगे। और यह जो बनता है उसको देखिए, आपको यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा गया है कि इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, यह कहाँ पर बनता है, इससे भी कुछ आपको बताया गया है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कन्फर्म है कि फोकस पर बन गया है। दूसरी बात है कि वह वास्तविक बनता है, जी हाँ वास्तविक बनता है। आप कह सकते हैं कि सर वास्तविक कैसे बन गया, तो देखिए आपको वास्तविक कैसे बना है, जो देखें कि वास्तविक इस प्रकार से बना है क्योंकि यह वास्तविक जो आपका परावर्तित किरण से कटी है, यानी कि वास्तविक कटान को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर काल्पनिक कटान से बनता है प्रतिबिंब तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तविक जो आपका जो कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि रियल इमेज कहेंगे। तो याद रखना है, यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा वस्तु से कहा तो बहुत ही छोटा बन रहा। अब यहाँ पर जो बात है कि आप लोग पढ़े कि अभी यहाँ उल्टा बन रहा है, ठीक ना। तो सर आप लोग बोलिएगा कि सर ये उल्टा कहाँ बन रहा है, हम लोग को दिखा कहाँ कि उल्टा बन रहा है। आप तो झूठों के कहा है तो आप बता करके निकले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए आपको उल्टा जानने के लिए इसका यहाँ पर क्या होगा, तो मात्र बिंदु के समान बना है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइक्रोस्कोप लानी पड़ेगी। अब तो आपके पास होगा नहीं है, तो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए आपको कहा है तो माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, वस्तुएं के घसका लेंगे, यानी कि नेस्ट प्रतिबिंब बनाएंगे, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो यहाँ देखिए आपको उल्टा सीधा पता चल जाएगा कब, जब हम लोग नेस्ट प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी कि वस्तु का जो पोजीशन है यानी कि स्थिति है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जब आपका वस्तु अनंत पर था तो अनंत से हम थोड़ा सा घसकाएंगे, किधर, दर्पण की ओर लाएंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे, तो क्या होगा, प्रतिबिंब तो थोड़ा सा बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर यही बात है कि चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्थिति को बदल देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद देखेंगे कि क्या पोजीशन है इसका। देखिए आपका जो वस्तु को क्या कर दिए, वस्तु जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो क्या होगा। अब वक्रता केंद्र और जो आपका अनंत है उसके बीच में वस्तु को रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए कहाँ पर बनता है। तो यहाँ देखिए आपको पहला जो किरण है वस्तु से जो निकल करके गई है, आप लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग वस्तु को कब देखते हैं, तो अगर बात याद है तो आप लोग बता सकते हैं कब देखते हैं और कैसे देखते हैं। जब भी आपको वस्तु से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर करके जो प्रकाश की किरण है वह हमारी आंखों के रेटिना तक पहुँचती है, तब हमारे आंखों में क्या होता है, उस वस्तु का इमेज बनता है। तो यहाँ पर भी बात यही है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा, वस्तु को हम स्थित रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए एक वस्तु है और वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर के गई है। और आप लोग को पता होगा कि जब भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो वह कहाँ से होकर के गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ये तो आपको पता होगा, मुख्य अक्ष के जब भी आपका प्रकाश की किरण गुजरेगी तो इसकी औकात मालूम हो गई है हम लोग को कि जब भी यह जाएगी ऐसे तो फोकस से जाएगी। तो ये जो मुख्य अक्ष वाला जो आपका प्रकाश किरण है इसका औकात मालूम है कि कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, फोकस से ही जाएगा। दूसर की बात है कि आप लोग रूल में पढ़े थे, दूसर का रूल में कि जब भी प्रकाश की किरण का होगा तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो लौटेगी भी वक्रता केंद्र से, है ना। इसकी भी औकात मालूम है हम लोग को। तो आप बताइए कि ये वाला जो आपका बिंदु है यहाँ पर भी है ना, तो ये देखिएगा काटा कहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जो आपका प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, फोकस से होकर गई तो यहाँ तक आ गई, और ये जो आपका प्रकाश किरण है यहाँ से निकल करके निकली और वक्रता केंद्र से होते हुए ये दर्पण से टकरा गई है। और यहाँ पर जो है कि आप देखिए, आप लोग का दिमाग काम कर रहा है ना कि जब आपका टकराया तो सर इधर उधर गया नहीं। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि क्या है, तो जब भी आपका मुख्य जो वक्रता केंद्र से आपका क्या होगा, प्रकाश किरण जाती है तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, यानी कि परावर्तित किरण इसी माध्यम से लौटी है। तो जब भी आपका दो परावर्तित किरण आपस में जहां पर मिलती है या काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहां पर ही क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है।
तो आप लोग को पता चल गया होगा कि एक किरण इधर से आया, एक किरण इधर से आया, मतलब कि काटा यहाँ पर। तो अब देखिए कि आपका वस्तु ए है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो यहाँ पर बन गया। कहाँ, तो ये आपका एफ है, ये आपका सी है। सी बोले तो वक्रता केंद्र, एफ बोले तो फोकस। तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना प्रतिबिंब। आप देखिए वक्रता केंद्र आपका क्या है, तो फोकस के बीच में बना है प्रतिबिंब। तो देखिए और बताइए कि प्रतिबिंब छोटा बना है कि बड़ा बना है, और वास्तविक बना है कि उल्टा बना है, ये आपको बताना है ये प्रतिबिंब देख करके। तो देखिए आपको कहा है, तो ऊपर वाला जो तीर है, ऊपर देखिए तीर ऊपर की ओर है, इसका तीर नीचे की ओर है। अब देखिए आपको बना कहाँ है, तो सी और एफ के बीच में बना है, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। उल्टा बना है ना, ये देखिए अभी आपको बतलाए थे कि आपका जो देखने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ देखिए आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ऊपर का ओर उसका तीर है वस्तु का, और इसका तीर जो है नीचे की ओर है। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों बनता है आपको पता होगा, क्योंकि वास्तविक कटान से बनती है, ठीक है। और उल्टा क्यों बनता है, उल्टा आप लोग को पता चल गया, क्योंकि यह मुख अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा बनेगा। और छोटा बना क्योंकि यह वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब आपको बन रहा है छोटा बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो आपको सी और एफ यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं, स्थान को बदल करके प्रतिबिंब प्राप्त करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका अगला जो आपका वस्तु का जो स्थिति है बदल दी है। वस्तु कहाँ पर पहुंच गया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जब भी आपका वक्रता केंद्र पर स्थित होगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देखिए। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये आपका वस्तु है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और दिमाग को हिलाइएगा मत जिधर इधर। तो यहाँ देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ वस्तु रखा गया है। तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण गुजरते हुए दर्पण से टकरा गया है मुख अक्ष के समानांतर। यहाँ देखिएगा मेरा जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन यह जब भी आपको जानते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है, वह स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो ये क्या हुआ, तो सीधा रेखा में जाती है, और वहाँ से दर्पण से टकराने के बाद या तो यह है कि आपका मुख अक्ष के जब भी प्रकाश किरण गुजरेगी वह क्या होगा, तो वह फोकस से होकर आएगी परावर्तन के बाद। तो टकराया और लौट गया फोकस से। यहाँ देखिए आप जानते हैं कि आपका क्या होगा कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख अक्ष के समानांतर आ जाती है। तो देखिए एक वो किरण जो है टकरा करके फोकस से आया, जो यहाँ आया। एक जो किरण है यहाँ से गया और यहाँ टकरा करके यहाँ आया। अब बताइए कि यहाँ पर भी कटा है और यहाँ पर भी कटा है, तो कौन वाला प्रतिबिंब हुआ। अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन वाला प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको जानते हैं तो बताना है कि ए फोकस पर प्रतिबिंब बना कि वक्रता केंद्र पर बना। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, और ना जानकारी तो मैं बताता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए एक जो किरण आया ये का था आपतित किरण है, परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरा, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ देखिए आपका क्या है, एक किरण आया तो ये आपतित किरण है, ठीक ना, और ये परावर्तित किरण है। तो आपको पहले ही बता चुका गया है कि जब भी आपका प्रकाश किरण का होगा, दोनों आपका परावर्तित किरण जब आपस में काटेगी तभी आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ देखिए आपका एक आपका क्या है, परावर्तित किरण आया और एक टकरा करके, तो ये आपका आपतित किरण था, एक परावर्तित किरण था, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। याद रखना, जब तक कि दोनों का है तो आपका परावर्तित किरण होगा तभी आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप लोग जानते हैं कि अगर किसी का शादी ब्याह होगा तो अगर लड़का राजी है लड़की राजी नहीं है तो शादी ब्याह होगा, नहीं होगा। तो कैसे होगा, दोनों को राजी होना पड़ेगा, लड़का वाला तरफ से और लड़के वाला। तो याद रखिएगा
तो यहाँ भी आपका कहा है तो एक तो आया और एक कहा है तो अभी जा ही रहा है, तो कहा कि आगे तो चलो हम आते हैं, तो यहाँ से टकरा करके लौट करके यहाँ पर आया, यानी कि आपको सी पर कटा है, यानी कि आपको यहाँ देखिए कट रहा है ना, तो यहाँ पर ही आपका कहा है तो प्रतिबिंब निर्माण हुआ है। तो वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो वक्रता केंद्र पर ही बना, यानी कि सी पर बना है। और क्या है तो वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब है, नहीं तो आपको आपका स्केल ला करके नाप लीजिए, इतना बड़ा है इतना बड़ा है ना, तो दोनों आपका क्या होगा, इसका ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का है सेम है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो वक्रता केंद्र पर बन रही है, और वह कहाँ बन रही है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर है। छोटा बन रहा है कि बड़ा, तो यह बराबर बन रहा है, सेम सेम है। यह क्या है तो वास्तविक है कि उल्टा, तो दोनों है, वास्तविक भी है और उल्टा भी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात, तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब बताइए कि आपको यहाँ तक अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आई है तो आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा कि समझ में सर नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन ना समझ में आया, आपको फिर से बतलाया जाएगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।